Hi Shubham, welcome on your PDR. Yes, sir. Good evening, sir. Okay, good evening Shubham, and I must congratulate you for your selection in very prestigious Nuclear Power Corporation of India Limited. So congrats to you and your entire family. Thank you, sir. Okay, Shubham, you are a civil engineer, and I would interact with you and try to know about your entire journey. And आप अभी रिसेंट फ्रेश ग्रेजुएट हैं आप, तो आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ा टू गेट इनटू वंडरफुल जॉब. सो बट आई वुड ट्राई टू आस्क यू लाइक हाउ वाज योर जर्नी, आपने कैसे इसका प्रिपरेशन किया, और लेटर ऑन आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन डिटेल अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि एनपीसीएल में आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था. तो आई स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट, लाइक आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, कॉलेज से कब ग्रेजुएशन किया, एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब मेरे को पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना है. So first of all, sir, I am from Ramgarh district, Jharkhand, and I have done my BTech from NIT Jamshedpur, Jharkhand. सर जब मैं सेकेंड ईयर में था सर तो बहुत कंफ्यूजन होता था सर कि मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स की तरफ जाऊं या जो कोर जॉब है सिविल का उसमें जाऊं. तो फिर मतलब बहुत सोचते सोचते लगा सर कि कोर का जब सिचुएशन देखा, प्लेसमेंट्स का सिचुएशन देखा, तो लगा प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं है क्योंकि सर ये भी बहुत डिप में था प्लेसमेंट. और इस ईयर भी अगर हम देखें तो आईआईटीज और एनआईटीज हर जगह डिप में था प्लेसमेंट. और फिर ननकोर का तो और ज्यादा बुरा हाल था. तो सर फिर मुझे लगा कि सर यहाँ पे कोर ही बेस्ट है सर, कोर ही बेस्ट है. और फिर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं अभी. हाल फिलहाल देखा कि बहुत सारी पीएसयूज हायर कर रही हैं, तो सर वहां से लगा कि जर्नी स्टार्ट, मतलब मैंने स्टार्ट किया सीरियस प्रिपरेशन से. और थर्ड ईयर भी गेट दिया मैंने. सर थर्ड ईयर गेट दिया तो सर मतलब उस समय अटेम्प्ट मतलब 3-4 महीने से मैं पढ़ रहा था. तो उस समय 1200 रैंक था सर मेरा. और फिर तब मुझे लगा कि यार सही है, मतलब रैंक देख करके लगा कि अगर एक साल और प्रिपरेशन देते हैं तो शायद अच्छा हो जाए. सर थोड़ा हैम्पर होता था, मतलब जो सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते थे उसमें भी अभी शायद 75% अटेंडेंस मैंडेटरी हो गया सर हर जगह, हर सारे कॉलेजेस में. तो उसके कारण थोड़ा दिक्कत होता था सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह, पर प्रिपरेशन सही रही मतलब. और फिर फोर्थ ईयर गेट दिया तो फिर इस बार शायद 267 रैंक था सर मेरा जनरल. ओके. ओके, सो हाँ, गो अहेड शिवम, यू वांट टू से समथिंग. नहीं सर. ओके, डन. सो आपने थर्ड ईयर में भी गेट लिखा और उससे कॉन्फिडेंस आया, एंड देन यू गॉट रियली गुड स्कोर इन फाइनल ईयर. मेरे को ये बताइए, एज अ सिविल इंजीनियर तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब सिविल इंजीनियर्स के पास आती हैं. तो यस सर. व्हाई एट द फर्स्ट प्लेस यू आर इवन ट्राइंग टू गेट इनटू पब्लिक सेक्टर. सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि जॉब का जो मतलब आगे सिनेरियो रहता है कि मतलब आप प्रमोशन में कहाँ तक जा पाते हैं. तो सर जो स्टेट से अगर हम जेई अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर उसके प्रमोशन वगैरह क्राइटेरिया जो पर्क्स हैं सर वो फिर आप एक लेवल के बाद प्रमोशन बहुत टाइम टेकिंग होता है. सर फिर वो सब रिसर्च किया कि मतलब किस लेवल पे मैं जा पाऊंगा अगर मैं किसी सेक्टर में जाता हूँ. तो फिर पता चला कि पब्लिक सेक्टर जो है वो उसका पर्क्स बहुत अच्छा है. और फिर इसमें जो कोर वर्क है सर सबसे बेहतर है. मतलब इसमें आप वो नहीं कर सकते, मतलब कोई जैसे होता है प्योर कोर काम हो रही है. और मतलब और फिर नेशनल इम्पोर्टेंस का काम है. फिर आपको फिर सोसाइटी में वो भी बढ़िया मिलता है. तो फिर लगा कि सर कोर जो पब्लिक सेक्टर का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बेस्ट रहेगा पीएसयू से. और फिर उसमें भी एनपीसीआईएल गेल जो महारत्नास हैं उनके पक्ष तो बाकी मिनी रत्नास और नवरत्ना से ज्यादा हैं. सर तो मुझे लगा कि इसमें अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए किसी भी सिविल कोर स्टूडेंट को. ओके, सो आपने फिर थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आपको कॉन्फिडेंस आया, और फाइनल ईयर आपने अच्छे तरीके से लगाया गेट की प्रिपरेशन में. यस सर. हम्म. अच्छा, आप शुभम ये बताइए, जैसे आप ये जो गेट का आपने प्रिपरेशन किया, तो क्या इसकी प्लेसमेंट में भी कुछ हेल्प होती है आपको, प्लेसमेंट जॉब्स के लिए. सर कोर में सर जो कोर जॉब्स होती हैं जो कंपनीज आती हैं सर उसमें भी सर जो इंटरव्यू होता है सर वो लगभग सर जो पीएसयूज के इंटरव्यूज होते हैं लगभग सिमिलर होता है सर. मतलब उनसे कम ही लेवल होता है पर लगभग नियरली आप सेम मान सकते हैं. तो अगर आप कोर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपका एम पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है तो सर डेफिनेटली हेल्प होता है सर ओके. कोर में.
तो आपको इस साल के गेट स्कोर के बेस पे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की आपने या आपकी हुई थी? सर मैंने एमटेक के लिए भी अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे गारंटी नहीं था, क्योंकि मैंने सीनियर्स का देखा तो फिर मुझे पता चला कि अगर सेफ स्कोर गेट में देखना है आपको सर, तो इसका कोई मतलब सेफ स्कोर किसे मानेंगे जिसमें बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हम्म। बहुत सारी कंपनीज जो बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन दे रही हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उस क्राइटेरिया को रखा कि जिसमें हम्म। मेरा डायरेक्ट गेट स्कोर से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सर मेरा स्पीकिंग स्किल उतनी ज्यादा बढ़िया है नहीं। तो मुझे हम्म। लगा कि यार इंटरव्यू वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। हम्म। अब मुझे डायरेक्ट अगर पीएसयू मिलता है तब तो होगा, नहीं तो फिर मैं एमटेक के लिए भी एक सेफ साइड लेके चलता हूँ। तो मैंने आईआईटी दिल्ली में स्ट्रक्चर और आईआईटी बॉम्बे स्ट्रक्चर और आईआईटी बॉम्बे जियोटेक भरा था। ओके। अच्छा, तो मुझे आईआईटी बॉम्बे जियोटेक अलॉट हुआ था। और फिर बाकी मैंने 5 राउंड वेट किया, तो फिर सर फिर मतलब स्ट्रक्चर में वो अपग्रेड नहीं हुआ था सर। ओके। तो फिर मुझे लगा कि मुझे स्ट्रक्चर ही करना है, अगर करना है तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया सर 5th राउंड के बाद। ओके। ओके। अच्छा, अब एनपीसीएल की तरफ चलते हैं शुभम। तो इसका नोटिफिकेशन कब आया था और कब आपने इसका फॉर्म डाला था और कितने टाइम के बाद आपका इंटरव्यू कॉल आ गया? उस डिटेल के बारे में बताइए। यस सर, नोटिफिकेशन सर कि एनपीसीआईएल हायर करेगी गेट से, सर ये तो गेट एग्जाम से भी पहले आ जाती है, ओके। या गेट एग्जाम से भी पहले आ गई थी कि ये हायर करने वाली है 2024 से भी। तो ओके। और फिर फाइनल जब गेट एग्जाम हो जाती है तब फिर इसका डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ जाता है सर कितनी वैकेंसीज वगैरह हैं। लमसम हमको लगता है कि अगर 16 मार्च के आसपास इस बार गेट रिजल्ट आया था, तो सर आई थिंक अप्रैल में इसका फॉर्म आ गया था। अच्छा, एनपीसीएल हर साल रिक्रूट करता है या गैप भी पड़ता है कुछ? सर मुझे जहां तक पता है सर, ये तो 3 साल से रिक्रूट करते हैं ये लोग, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स को मौका देते हैं। और जैसे अगर आपका 2024 गेट है, अगर अच्छी रैंक है तो आपको 2025 में भी मौका मिलेगा, 2026 में भी मौका मिलेगा। अच्छा, और मतलब तीन सर साल का लगभग गेट इसकी स्कोर बदल हायरिंग रही है। जो हो रही है, यस सर, हम्म। और इसकी जो हायरिंग हो रही है सर लगभग कंटिन्यूस हो रही है सर। ओके। अच्छा, अब चलते हैं इसके इंट्रूस की तरफ शुभम। एनपीसीएल का इंट्रू काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है पावर प्लांट के साथ साथ। तो ये बताइए कितने टाइम लोगों को बुलाया जाता है और इंटरव्यू की वेटेज क्या रहती है? सर इसमें तो 12 टाइम कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है। जितनी हम्म। वैकेंसीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, सो उतने कॉल्स जाते हैं सर। हम्म। और डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑल्सो। ओके। हम्म। और सर इसमें 100% वेटेज सर इंटरव्यू का ही होता है, मतलब वहां पर आपके गेट स्कोर को वो लोग देखेंगे भी नहीं। अच्छा। अगर वो आप वहां पर इंटरव्यू देने आ गए हो तो आपका गेट स्कोर या गेट रैंक कोई मायने नहीं रखता है। ओके, तो दैट मीन्स हंड्रेड इंटरव्यू इज परसेंट वेरी आपका। इंपॉर्टेंट। यस सर। अब शुभम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। और आप जानते हैं जैसे यूरोपीडी एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को मेंटरिंग भी देता है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ जो स्टूडेंट आता है सुनने के लिए हमारा वीडियो, आपका वीडियो सुनेगा, वो ये जरूर चाहेगा कि मेरे को डिटेल में पता चले कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। और जब एनपीसीआर का किसी का इंटरव्यू आएगा तो आपसे उस टाइम पे जरूर आपका वीडियो देखा जाएगा, सुना जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में बताएं कि एनपीसीआर का इंटरव्यू कैसा हुआ था। तो जिसमें आप ये बताएं कि जब आप अंदर गए तो कितने लोग बैठे थे, पहले उन्होंने क्या बोला आपको, क्या सब्जेक्ट्स बोले, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो आप एटलीस्ट जो जो क्वेश्चन आपको याद हैं, जो जो सब्जेक्ट्स में से पूछे गए थे, वो सारा डिटेल में हमें बताएं। तो डिटेल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू। यस सर, सर सबसे पहले तो फिर आपको वहां पे पहले इंटरव्यू में रूम के बाहर बैठा देंगे। और फिर पहला जो अंदर कैंडिडेट है वो बाहर आएगा। फिर वो लोग कुछ उसके बाद डिस्कस करते हैं 2-4 मिनट। फिर आपका कॉल आएगा, वो एक बेल रिंग करेंगे, आपको जाना है। सर मेरे हिसाब से मेरे पैनल में 9 या 8 लोग थे, हम्म। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 8 या 9 में से थे। हम्म। और उसमें एक लेडी थी। आ, तो सर मैं गया सबसे पहले, जो मैम थी उनको विश किया, फिर सर को विश किया। सर जस्ट पैनल के सामने वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे होते हैं और फिर एक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले तो वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, आपका इंट्रो लेंगे, बेसिक इंट्रो। और फिर थोड़ा माहौल को रिलैक्स करते हैं वो, कि हंसी मजाक करते हैं कि आप कहाँ से हो, हॉबी क्या है, उस पर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं। और फिर सच डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उन्हें ज्यादा आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, या मतलब आप कहाँ से हो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो डायरेक्ट एचआर क्वेश्चन में सर। एचआर में कुछ खास नहीं पूछते हैं मतलब?
नहीं सर, एचआर का मुझे जहां तक पता चला कोई वेटेज नहीं है सर वहां पर। ओके। यस सर। तो मैं गया वहां पर, सबसे पहले सर उन्होंने तो एक वो कॉलम्स की ओरिएंटेशन थी एक बिल्डिंग में। तो मान के चलिए सर, कॉलम कॉलम का एक डायमेंशन ज्यादा ज्यादा होता है। फिर तो उन्होंने एक रेक्टेंगुलर डायमेंशंस के कॉलम दे रखे थे, वो एक बिल्डिंग में ओरिएंटेड थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा ओरिएंटेशन कब प्रेफरेबल है। तो सर मैंने बताया कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अगर वो, तो वो ज्यादा बेंडिंग को रेजिस्ट करेगा। तो वो डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन वो बताना था सर सबसे पहले, कि मतलब क्यों किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होना चाहिए कॉलम्स का। अगर विंड लोड उन्होंने दे रखा था इधर से, विंड लोड इस एक डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से बेस ईयर दे रखा था, तो सर मैंने देख करके बताया कि जिस डायरेक्शन में बेस ईयर ज्यादा है तो उसी के पैरेलल लार्जर डायमेंशन होना चाहिए कॉलम का। यस सर। तो फिर वो एक क्वेश्चन हुआ। फिर सर उन्होंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया सर, बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल था। सो उन्होंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया और फिर नीचे में कॉलम अटैच किया, फिक्स्ड कॉलम। और वो कॉलम को हीट कर रहे थे। दे दिए कि सर एल अल्फा डेल्टा टी उसका प्रॉपर्टीज वगैरह दे दिए। और फिर वो हीट करने के बाद वो पूछे कि बीम के रिएक्शंस और एस एफ टी बीएमटी ड्रॉ करो सर। और फिर कॉलम का भी एस एफ टी बीएमटी ड्रॉ करने के लिए दिया। तो सर सबसे पहले तो इसमें तो ये तो मतलब थोड़ा मुझे याद था, मैं प्रैक्टिस करके गया था। तो मैंने देखा कि सर कॉलम पे भी एक कॉलम एक्सपैंड होगा तो फिर बीम पे रिएक्शन जाएगा, और कॉलम बीम सर सिंस वो ऊपर नहीं उठना चाहेगा तो कॉलम पर डाउनवर्ड रिएक्शन आएगा। सो तो फिर यहाँ पर नेट डिफ्लेक्शन को करना था। सो ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि फिर अब दूसरा क्वेश्चन दिया फिर सब। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि टॉप 5 सब्जेक्ट्स क्या हैं। सर मैंने टॉप 5 सब्जेक्ट्स बताया। मैंने आरसीसी नहीं रखा सर उसमें, क्योंकि मुझे आरसीसी मैं पढ़ के नहीं गया था और डिटेलिंग मैंने नहीं करके गया था। तो मैंने आरसीसी नहीं बोला टॉप 5 सब्जेक्ट्स में। फिर सर वो लोग टॉप 5 सब्जेक्ट पूछने के बाद सीधा छठे सब्जेक्ट पे आ गए। मतलब अच्छा। कोई मीनिंग नहीं है टॉप 5 सब्जेक्ट्स का। अच्छा। यस सर। सर मेरा हालत खराब हो गया उस समय। फिर लेकिन वो आरसीसी का फिर वो दिए कि कॉलम डिजाइन करो, गिवन लोड था, सब कुछ खुद से अज्यूम करना था सर। ओके। बस वो आपसे पूछते जाएंगे कि क्यों अज्यूम इतना कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, अच्छा ये क्यों फॉर्मूला यूज कर रहे हो। कॉलम्स में भी सर मेन फोकस था वो उनका समझने पे कि एक्सियल और कंसेंट्रिक में क्या अंतर है, तुम किस पे क्या डिजाइन कर रहे हो। तो वो मतलब एक ट्रिक कर रहे थे, हमको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे सर कि क्यों हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पॉइंट ओके। सिक्स सेवन क्यों यूज कर रहे हैं मतलब, और क्यों 0.75 नहीं यूज कर रहे हैं एफ वाई। तो वो उसको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मैं उस समय ट्रिक नहीं हुआ उस पॉइंट पे। तो वो वाला क्वेश्चन एक हुआ कि कॉलम डिजाइन किया। फिर उसके बाद सर वो आ गए हैं सर कि कंबाइंड फुटिंग का सर डिटेलिंग ड्रॉ करने के लिए। ओके। सर मैंने आरसीसी बोला नहीं था टॉप 5 सब्जेक्ट में, और फिर ये मतलब आरसीसी छोड़ ही नहीं रहे हैं ये लोग। फिर बोल रहे हैं, फिर वो मेरे मार्कशीट को पलट रहे थे सर, जो एग्जाम्स का जो मैंने रिजल्ट आया हुआ था, तो उसमें डिटेलिंग में सर मुझे कॉलेज में ए ग्रेड मिला हुआ था। और फिर जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं बोला सर मैंने रिवाइज नहीं किया है। फिर भी सर उन्होंने बोला कि तुम ड्रॉ करो, तुम्हें ए ग्रेड आया हुआ है, तुम ड्रॉ करो। सर तो कंबाइंड फुटिंग में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था डिटेलिंग का, तो सर मैंने एस एफ डी बी एम डी एटलीस्ट ड्रॉ किया। और फिर जो बेसिक कंप्रेशन और टेंशन रिइंफोर्समेंट है, प्रॉपर एलोकेशन में मैंने बता दिया कि यहाँ पर मेन रिइंफोर्समेंट जो है यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर कंप्रेशन होने वाला है, और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखा दिया। तो सर वो लोग पहले तो हंसे कि ऐसा ड्राइंग बनाओगे तो सर कैसे चलेगा, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर सर वो मतलब मैं थोड़ा हड़बड़ा गया था, तो फिर वहां पर वो लोग काम किए। सर लगभग डिटेलिंग वो ड्रॉ था, सही था। तो फिर बीएमडी में भी वो पूछे कि और कौन सा केस हो सकता है। सर तो बीएमडी में केस बनता है कंबाइंड फुटिंग में कि सर वो क्रॉस भी कर सकता है बीएमडी बीच में, और क्रॉस नहीं भी कर सकता है। सर तो वो जब मैं बनाया तो वो मतलब हाँ बोले कि ठीक है। तो फिर सर फिर मतलब बोर्ड पे सर क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे सर, और ऑन द स्पॉट पूछे जाएंगे, और आपको सॉल्व भी करने होंगे। और सर बाकी लोगों से भी पता चला तो सर क्वेश्चंस फ्रेम से होने वाले हैं सर, एस एफ डी बी एम डी और फ्रेम, वो लोग लोडिंग दे देंगे। सर एक और क्वेश्चन मुझे पता चला था, एक पोर्टल फ्रेम था और बीच में एक मूवमेंट था सेंटर पे बीम पे। सर वो उन्होंने बोला कि इसका एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करो।
सर तो मैं मतलब वहां पर ये दूसरे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब पता चला था मुझे। हम्म, हम्म, तो मतलब अगर किसी को जाना है प्रिपेयर करके, तो सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी, ये बेस है सर। मतलब वो स्टार्ट ही यहीं से करेंगे, पहले ये देख लो, फिर किसी और सब्जेक्ट को देखना सर। ओके। सो आपने जैसे बताया कि अगर 5 आप सब्जेक्ट अपने फेवरेट बताते हो तो ऐसे भी हो सकता है 6 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आई थिंक वो तब होता है अगर आप 5 सब्जेक्ट्स में वो नाम बताओ जो पूछना चाह रहे हैं। जैसे आपने बताया यस सर। सॉम स्ट्रक्चर आरसीसी अगर बोलते तो उसमें से भी पूछते। नहीं सर, मैंने सोम स्ट्रक्चर रखा था, पर आरसीसी नहीं रखा था मैंने। अच्छा। और उसमें मुझे से जहां ट्राई। तक पता चला सर, अभी तक के मतलब इंटरव्यू में, और जो आसपास जो लोग भी थे उनसे भी बात की मैंने, तो सबसे सर आरसीसी फर्स्ट है, मतलब सबसे पहला सब्जेक्ट है जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ओके। तो आरसीसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनपीसीएल। यस, उसमें भी सर डिटेलिंग। ओके। अच्छा, फिर बोर्ड पे ही ज्यादा करवाते हैं या कितनी देर, शुभम कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू सम लमसम 25 मिनट्स के आसपास, 25 टू अच्छा, तो 30 मिनट्स। सब लोगों ने क्वेश्चन पूछे अंदर? यस सर, सब लोग क्वेश्चन पूछेंगे सर, फिर कुछ लास्ट में फिर पूछा गया सर, इन्वायरमेंटल लैब्स रेट के बारे में पूछा, फिर विंड हम्म, कैसे जनरेट होता है वो सब पूछा, मतलब बेसिक क्वेश्चन उसके बाद लास्ट में पूछा उन्होंने। ओके। तो ऐसा ऐसा मतलब आप उन्होंने कोई एनपीसीएल के बारे में क्वेश्चन पूछा? नहीं सर। और आपके प्रोजेक्ट, बीटेक के प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में? नहीं सर, कुछ भी नहीं। सर तो बिल्कुल डायरेक्ट, सब्जेक्ट्स पे आ गए। सर डायरेक्ट वो सब्जेक्ट्स पे आ गए, उन्होंने टॉप 5 क्वेश्चंस पूछा, टॉप 5 सब्जेक्ट्स पूछा, मैंने टॉप 5 बताया। उन्हें नहीं मंजूर था, उन्होंने सुना आरसीसी क्यों नहीं बोले, फिर आरसीसी पे स्टार्ट हो गए सर डायरेक्ट। उन्होंने आपसे पूछा कि आरसीसी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि वैसे डायरेक्ट स्टार्ट हो गए क्वेश्चन? नहीं सर, डायरेक्ट स्टार्ट हो गए। तो अच्छा, आपको ये लग रहा था कि आपका इंटरव्यू ठीक जा रहा है, शुभम? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा था सर, इंटरव्यू ठीक चल रहा है सर। लास्ट में वो बोलते हैं कि मतलब जब आरसीसी का क्वेश्चन आया, तो मैंने पढ़ के तो गया था, मैंने कॉलम भी डिजाइन किया, मैंने आरसीसी फुटिंग भी, वो कंबाइंड फुटिंग भी डिजाइन किया सर लास्ट में। लेकिन फिर कॉन्फिडेंस वो हो गया था ना सर, क्योंकि मैंने वो बोला नहीं था सब्जेक्ट, और फिर वो पूछ रहे हैं ऐसा करके, मेरे टॉप 5 का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि ये लोग मुझे चाहते हैं कि रिजेक्ट करना, और उनका लंच का टाइम भी हो गया था सर, मैं लंच से जस्ट पहले था, तो मुझे लगा अच्छा। सर मैं गया, मैं लंच अच्छा। में गया। हाँ। फिर लास्ट में सर वो इतना मतलब मुझे बहुत गंदा कमेंट लगा था। वो करते हैं कि वो पूछते हैं कि यार तुम पास हो जाओगे इस बार बीटेक में। सर हम्म, मैं क्या बोलता। ऐसा क्यों पूछा उन्होंने? सब सब वो मतलब वो मजाक कर रहे थे, पर मुझे अच्छा। मतलब मेरा सिचुएशन मजाक वाला नहीं था उस हाँ। समय। अच्छा, शुभम आपको लगता है कि आप एनआईटी ग्रेजुएट हो तो उसका कोई बेनिफिट मिला होगा आपको इंटरव्यू में? एनआईटी ग्रेजुएट होने का बेनिफिट, सर इस टॉपिक पे कहीं पे भी कुछ पूछा नहीं गया, तो सर मैं बता नहीं पाऊंगा सर। ओके। इस टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं था। तो अगर आपने, जो स्टूडेंट एनपीसीएल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको कुछ एडवाइस करनी हो, वेरी प्रिसाइज एडवाइस, डूज एंड डोंट डूज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप? सर सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में, जो मैं मतलब मुझे लगा था कि मैं हो रहा हूँ, पर वो लोग कूल करेंगे आपको। और सर सबसे पहले तो आरसीसी प्रिपेयर करके जाओ, और सोन हम्म, स्ट्रक्चर, ये हम्म, बेस है सर, मतलब किसी भी इंटरव्यू का। इसके हम्म, बाद आते हैं फिर बीएमसी वगैरह, इसके बाद आते हैं सर। ओके। तो अच्छा, ये अगर, तो सब्जेक्ट हो गए। यस सर, और फिर मतलब चिल रहना है सर, मतलब वो लोग उतना लोड नहीं लेते हैं, मतलब अगर आप पैनिक नहीं कर रहे हो तो वो लोग आपको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा। अगर आप अगर आप क्वेश्चन को पकड़ रहे हो, समझ रहे हो, तो सर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप ब्लैंक हो जा रहे हो तब सर दिक्कत है। ओके। तो अगर ब्लैंक हो गया, आंसर नहीं आ रहा, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर सर सॉरी सर इज द बेस्ट आंसर। क्या आप अभी थोड़ा। अभी आ नहीं रहे, और फिर आप रिवीजन में नहीं हो इस टॉपिक पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जो आपको नहीं आते थे? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो मैं डायरेक्ट ब्लैंक हो गया। मुझे मतलब आता था, मैं अप्रोच कर रहा था, और 2-3 क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे, मतलब टू द पॉइंट। और वो जो न्यूमेरिकल भी था, वो बीम वाला, वो भी सही था। और फिर ओके। कॉलम डिजाइनिंग भी सही था, तो मुझे लग रहा था कि मतलब मतलब उतना अच्छा तो इंटरव्यू नहीं गया था मेरा, 2 दिन बचा हुआ था मुंबई में। मैं मुंबई गया था, पहली बार फ्लाइट से गया था, तो मुझे तो लग रहा था कि मेरा गया
इंटरव्यू बहुत बेकार गया है, और फिर 2 दिन मैं डिप्रेशन में रहा था। मैं मुंबई घूमा पापा के साथ, पर मुझे लगा यार कि नहीं होने वाला है। हम्म। और आपको ये कहाँ से लगा कि नहीं होने वाला? आप तो आंसर तो कर रहे थे आप। सर क्योंकि लास्ट में वो जो बोलते हैं ना सर कि तुम बीटेक में पास हो जाओगे इस बार, अ, फिर मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों तो बोले वो। मैं बीटेक में आपका मुझे सीजीपीए कितना था? सर बीटेक में सीजीपीए था सर मेरा 8.94। ओके। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन तो हमारी समझ से बाहर है कि इन्होंने ऐसा क्यों पूछा। यस सर। तो हंसते हंसते पूछ रहे थे कि सीरियस होकर पूछ रहे थे? सर नहीं हंस रहे थे, वो हंस रहे थे पर मेरा हालत खराब था। हम्म। सर लेकिन वो लोग वो इसमें थे कि जैसे उन्होंने पूछा था कि इसमें तुमको ए ग्रेड आए हैं, और मैंने बोला कि सर मुझे ये प्रैक्टिस में नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला कि तुम ड्रॉ करो, और फिर मैंने ड्रॉ किया तो सर आंसर वो ड्रॉ हो गया था सर, डिटेलिंग। लेकिन वही है, थोड़ा क्लियर नहीं था डिटेलिंग, तो वो बोल रहे कि कैसे समझ में आएगा, साइट पे कैसे समझाओगे। वो लोग आपस में चिल कर रहे थे। तो सब मुझे लग रहा था कि ठीक है, पर मुझे लगा कि कहीं यार मेरे साथ मजाक तो नहीं हो गया। ओके। और रिजल्ट जब आया तब? रिजल्ट तो सर मैं तो सर सीनियर से बात कर रहा था। सर सीनियर एक है हमारे, तो उनसे हम्म। बात कर रहा था। उनका ईआईएल का रिजल्ट आया हुआ था अभी हम्म। 3 दिन पहले। तो हम्म। सर उनसे बात हुआ तो मेरा ईआईएल का फॉर्म मिस हो गया था सर, क्योंकि ईआईएल का फॉर्म गेट से पहले आ जाता है, गेट हम्म। रिजल्ट से पहले आ जाता है। तो हम्म। बहुत पता नहीं, बहुत लोगों का मिस्टेक है सर, ये कॉमन मिस्टेक है कि ईआईएल का फॉर्म। तो मैं वही उनसे बात कर रहा था, तो वो बोलते हैं यार उनका एनपीसीआईएल में नहीं हुआ एनपीसीआईएल का रिजल्ट। तो सर मैं बोला एनपीसीआईएल का रिजल्ट आ गया है? तो वो बोले हाँ यार तुमने चेक नहीं किया, कल ही आया हुआ है रिजल्ट। तो सर फिर मैं अगले दिन अचानक चेक करता हूँ रिजल्ट, तो फिर मुझे पता चलता है यार ये तो 78 मार्क्स आए हैं। और फिर देखा कि क्वालिफाइंग 72 है। तो सर वहां पे फिर देखा साइट खोल के, तब सर। ओके। ओके। चलिए, दैट इज ग्रेट। सो अब आपका ज्वाइनिंग कब है? सर ज्वाइनिंग है 1st ऑफ अगस्त से। तो अभी तक आई एम श्योर आपने पता किया होगा कि आपका किस तरीके का जॉब होता है, क्या होता है। जब आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपने ट्राई जरूर किया होगा कुछ लोगों से कांटेक्ट करने का कि यस साहब सर। कैसी जॉब होती है। तो कुछ बता पाएंगे एनपीसीएल का कि अभी तक जो आपको नॉलेज है कि कैसा जॉब होता है एज अ सिविल इंजीनियर? सर फर्स्ट ईयर में तो सर पहले तो आपको पूरा पढ़ना है सर। मतलब वो पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर से, फिर क्या उसमें वर्क्स है, तो उसका सर वो लोग बहुत अच्छे से, मतलब पूरा टीचिंग शेड्यूल चलता है सर। मतलब आपको पहले साल कोई काम पे नहीं करना है, बस प्लांट विजिट्स है, और एग्जाम्स भी होते हैं। और आपको मतलब वीकली एग्जाम्स होंगे। अच्छा तो वो मतलब पहला ईयर का जो ट्रेनिंग है उसमें कोई काम नहीं है, पर थोड़ा ये है। और फिर आफ्टर अगर 1 साल हो जाता है तो फिर आपकी पोस्टिंग होती है सर साइंटिफिक ऑफिसर एज अ। तो उसके बाद थोड़ा चिल हो जाता है सर। उसके बाद फिर आपको डिजाइनिंग और डिटेलिंग वगैरह इस सब के काम में ही रखते हैं सब। ओके। जैसे कई बार पूछते हैं कि एज अ सिविल इंजीनियर क्या करोगे एनपीसीएल में, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या काम होता है सिविल इंजीनियर का? सर आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने होंगे सर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर न्यूक्लियर ओके। पावर का ऑल ओवर इंडिया। तो सर आपको नए प्रोजेक्ट्स में वो भेज सकते हैं, और वहां पर आपको जो सारा स्ट्रक्चर्स हो रहा है सर वो आपको डिजाइन वगैरह आपको ही देखना है। ओके। और सर जहां तक बात हुआ, ये बेस्ट पीएसयूज है अगर कोर सिविल आपको देखना है तो। ओके। यस सर। तो ये नो डाउट मतलब बहुत अच्छा एक पब्लिक सेक्टर है और अपॉर्चुनिटी है वर्क करने की। सो शुभम, मोर और लेस देखो, अब आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारा एक्सप्लेन किया इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं। और एनपीसीएल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100% सिलेक्शन आपकी गेट स्कोर के बेस पे है। और ये भी अच्छी बात है कि 12 टाइम्स लोगों को बुलाते हैं, और एक बार जब कॉल आ गई सब बराबर हैं। तो बहुत यस अच्छे सर। तरीके से अगर बच्चा तैयारी करके दे तो देन ही कैन गेट इनटू एनपीसीएल। कोई भी मैसेज जो बच्चों को देना चाहें आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो यूरोपीडिया के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं सर, आपने जो क्लासेस ले रखी हैं सर, मैं वो बहुत हेल्पफुल रहा सर मेरे लिए। मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है। मैं अपने दोस्तों से कंसल्ट करता था, तो उन्होंने एक बार बताया कि यार यूरोपीडिया करके कोई साइट है, तुम एक बार देखो, एक बार वहां पर बहुत सारे इंटरव्यूज पड़े हैं। तो मैं देखने लगा। फिर सर जब आपका लेक्चर देखा, फिर ऐसे ही मतलब हमको पता नहीं था, मुझे लगा बस इंटरव्यूज हैं। फिर पता चला कि सर आपने वो भी पढ़ा रखे हैं सर, पूरा डिटेल्ड सोम का शायद 7-8 घंटे का लेक्चर था। सब वो देखा मैंने, तो फिर मतलब लगा यार कि इंटरव्यू ऐसे प्रिपेयर करना है।
ऐसी होती है इंटरव्यू, और तब पता चला कि हाँ यार, मतलब चांसेस है कि अगर आप गेट की न्यूमेरिकल में अगर आप अच्छे रैंक भी लेते जाते हैं, फिर भी इंटरव्यू डिफिकल्ट है, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत अलग है गेट के प्रिपरेशन से। हम्म। चलिए, दैट्स वंडरफुल। शुभम देखिए, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और इस स्टेज पे किसी ऐसे पब्लिक सेक्टर में एंटर करना, और एनआईटी जमशेदपुर आपने बताया आप वहाँ के हैं ग्रेजुएट, तो जो टॉप पे आदमी जाता है ना, सीएमडी बनता है, चेयरमैन बनता है, वो आपके प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करियर अहेड यस सर। शुभम। और आप थैंक यू बहुत सर। अच्छा करें अपने करियर में, इंडिया का नाम बड़ा करें, अपने फैमिली का नाम बड़ा करें, अपने पूरे कॉलेज का नाम बड़ा करें, and you do great in your career. So I thank you once again for your time, and I wish you all the very थैंक best यू for सर। your career. थैंक यू सर।